मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि कारवां कहां लुटा। 3 अप्रैल 2025 संसद में वक्फ बिल को लेकर गहमागहमी आज भी जारी रही। 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल आया और रात के 2 बजे ये पास हुआ। लोकसभा में 14 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद आज बिल राज्यसभा में आया। आज भी वही दृश्य रहा। दोनों ही पक्षों के नेता खुद को सच्चा मुस्लिम हितैषी साबित करने में लगे रहे। मनोज झा ने कहा कि वो आरी के साथ आए हैं, हम गर्दन के साथ आए हैं। संजय सिंह बोले कि बीजेपी नेता जब खुद को मुस्लिम हितैषी बताते हैं तो लगता है कॉमेडी शो चल रहा। संजय राउत एक कदम और आगे बढ़ गए, बोले मुस्लिमों की इतनी चिंता तो मिस्टर जिन्ना को भी नहीं थी। सत्ता पक्ष की ओर से भी पलटवार खूब हुआ। क्या क्या हुआ दिन भर आज राज्यसभा में बताएंगे हम आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्यामा पांडे और स्वागत है आपका पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस एपिसोड में। आज केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश किया। लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में भी उन्होंने बिल को मुस्लिमों के हित में बताया। दावा किया कि थोड़ा सा अगर मिलकर काम करेंगे तो 3-4 साल के अंदर करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी आबाद हो जाएगी। प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और हो, किसी के पास हो ही नहीं सकता है। मुस्लिम के पास ही रहेगा, कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो वाकिफ होता है वो एक मुसलमान ही होता है और जो औकाफ बन जाता है वो प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है। उसको मैनेजमेंट कौन करता है? मुतावाली, वो भी मुसलमान ही होना पड़ता है। और किसके लिए वक्फ क्रिएट करता है? 3 पर्पस के लिए। धार्मिक, रिलीजियस पर्पस, अच्छा काम के लिए, पायस, भगवान के नाम में, अल्लाह के नाम में, और चैरिटेबल, भला के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। तो वो मुस्लिम ही होगा। तो यहां ये सवाल ही नहीं उठता है कि नॉन मुस्लिम, मुस्लिम धार्मिक भावना और धार्मिक व्यवस्था या वे किसी भी तरीके से मुस्लिम प्रॉपर्टी में, मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम हस्तक्षेप कर रहा है, ये सवाल ही नहीं उठता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के बिल पेश करने के बाद बिल पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस की ओर से सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने चर्चा की शुरुआत की। कहा कि सरकार विधेयक में जितने संशोधन लेकर आई है संविधान के खिलाफ है। नसीर हुसैन ने कहा कि आप सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि एक समुदाय को हम 2ym दर्जे का नागरिक बनाकर रहेंगे। मैं आगे बताऊंगा और पार्लियामेंट के पटल पे मैं देखूंगा किस तरह से अलग अलग समुदाय में ये भेदभाव कर रहे हैं, किस तरह से ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये अनफेयर लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ का लेजिस्लेशन है। आप बार बार कह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने प्रूफ दूंगा, यहां पे रखूंगा, ये बिल्कुल टारगेटेड लेजिस्लेशन है। आप इस देश में आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहां पे एक कम्युनिटी को बिल्कुल 2nd क्लास ग्रेड का सिटीजन हम बना के रखेंगे। आप जिस तरह के लॉस लेके आ रहे हैं वो धर्म के आधार पे आप लॉस लेके आ रहे हैं। नसीर हुसैन ने कोर्ट जाने को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि कोर्ट जा सकते हैं, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई। कहा कि 2013 के संशोधन में कोर्ट जाने का प्रावधान ही नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते। कोर्ट में बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं, कितने केसेस कैसा हो रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। माननीय गृह मंत्री कुछ कर दे एक जी प्लीज। मान्यवर, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता। शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर जयराम जी प्लीज प्लीज, चेयर हैज गिवन टाइम। क्या कह रहे हैं आप रमेश जी, क्या कह रहे हैं? मैं मान्यवर जयराम जी प्लीज प्लीज, मान्यवर आप बोलो जो
जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे तय होगा, इसे लेकर भी कई सारे सदस्यों की ओर से आपत्ति आई। नसीर हुसैन ने पूछा कि क्या आप सीसीटीवी लगवाएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है, ये कैसे तय होगा। दूसरी बात इन्होंने बोला कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग होना, अब ये तो था पहले जेपीसी को जाके आने के बाद, अब ये कह रहे हैं कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, आप कैसा पहचानेंगे, हम कैसा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कौन से कपड़े पहनना पड़ेगा, मैं टोपी पहन के जाऊं या दाढ़ी लगा के जाऊं, या कोई मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, या और कोई तरीका होगा कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं पता करने के लिए, या नहीं कोई रिजू जी से मैं पूछना चाह रहा हूं क्या एक दूसरा डिपार्टमेंट खोलेंगे कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं, और वो जो सर्टिफिकेट देंगे उस पर भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि ये मुसलमान है या नहीं करके बोल के। जवाब देने आए भाजपा से राधा मोहन अग्रवाल, बोले कि जब नसीर हुसैन राज्यसभा चुनाव जीते थे तब कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। इस पर दोनों पक्षों में गहमागहमी शुरू हो गई। अमित शाह भी उठ खड़े हुए। तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि कारवा कहाँ लुटा। मैं बताऊंगा इन्हें कारवा कहाँ लुटा है। मेरा भाषण समाप्त होने दीजिए, मैं ठीक से इन्हें एक्सपोज करने वाला हूं। जी प्लीज, माननीय उपसभापति महोदय, अच्छा डिस्कशन आप चलने दें। आप मैं इनकी बातों को सुन रहा था और मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा। माननीय सदस्य सैयद नासिर हुसैन जब इस बारी राज्यसभा में चुने गए, जब ये इनके जीत की घोषणा हुई, मैं उस समय कर्नाटक के बेंगलोर में था। कर्नाटक की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनको पकड़ करके जेल में भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का विरोध कर रहे थे, उन्हें जेल में भेज दिया गया और इन्हें पचित किया गया। ये लोग बैठाइए, इन्हें बैठाइए, ये बोल नहीं सकते। राधा मोहन अग्रवाल ने वक्फ को फिल्मी गुंडे की तरह बताया। कहा कि जिस जमीन पर वक्फ हाथ रख दे जमीन इनकी हो जाती थी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई, इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने, वो जमीन उनकी हो गई। आज इस मानसिकता से ये काम करते हैं। जमीनों पर मैं कानून लेकर के आया हूँ। राधा मोहन अग्रवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कुरान का जिक्र करते हुए जो कहा उस पर हंगामा शुरू हो गया। मेरे एक भी सवाल का जवाब, मैं उस कमेटी की बातों को बोलता नहीं, लेकिन चूंकि इन्होंने कमेटी का उल्लेख कर दिया इसलिए मैं इन्हें एक्सपोज कर रहा हूं। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए। खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार। ये हिंदू की भलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। टीएमसी की ओर से नदीम उल हक और डीएमके से तिरुचि शिवा ने बिल का विरोध किया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को दे देंगे, कल गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर की जमीनों का नंबर आएगा। आज आप इस बिल को पास कर रहे हैं, आज आपका सीना चौड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है एक धर्म के अधिकार को आप छीन रहे हैं। नहीं, कल को आप सभी धर्मों की धार्मिक संपत्तियां छीन के आप अपने दोस्तों का देने का काम करेंगे। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं और फिर इसको कह रहा हूं कि आप ये करेंगे, धार्मिक संपत्तियों के कब्जा करने का काम करेंगे और किसी गलतफहमी में मत रहिए। संजय सिंह ने कहा कि सरकार मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर करोड़ों हिंदुओं का नुकसान कर रही है। अगर सरकार वास्तव में पिछड़े दलित आदिवासियों का हित चाहती है तो हिंदुओं की कमेटियों, ट्रस्ट बोर्ड में 80% पिछड़े दलित आदिवासियों को
आरक्षण देने का बिल लेकर आए। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मैं जानता हूं दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दन के साथ आए हैं, वो आरियों के साथ। गाहे बगाहे आर्थिक बायकॉट की बात होती है, मस्जिद के नीचे कुछ ढूंढा जाता है। मैं जानता हूं आज दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। मैं आपके माध्यम से माननीय वाइस चेयरमैन साहब, कोई बात तलखी में नहीं बोलूंगा। किसी को आरी लेकर सदन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल सर, आप जिंदाबाद रहें। सर एक चीज, देश का माहौल, और ये मैं गंभीरता, गर्दन लेकर आ सकते हैं जी, आरी लेकर नहीं आ सकते। सर, देश का माहौल कैसा है इस पे एक नजर डाला जाए। गाहे बगाहे इकोनॉमिक बाइकॉट की बात होती है, गाहे बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जाती हैं, गाहे बगाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सवाल उठता है। सर, इस तरह के माहौल में आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि मुस्लिमों की इतनी चिंता तो जिन्ना ने भी नहीं की जितनी पिछली 2 दिन से सरकार कर रही है। सर, मैं देख रहा हूं कल से दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे हैं कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। बिल के समर्थन में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि आपने मुस्लिम महिलाओं को 2ym दर्जे का नागरिक बनाकर रखा। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है, किन लोगों ने अलग रखा है, किन्होंने उनको डरा के रखा है, किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है। ये दिस पॉलिटी हैज टू बी अंडरस्टूड, एंड आई विल टेल यू, 50 years later, 100 years later, we will not be there. But the course of action which we take today, that is going to make India stronger, that we have to understand. और आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। 70 साल का एक्सपेरिमेंट आपने करके देख लिया, बांट करके देख लिया, वोट के पीछे पढ़ के देख लिया। 2013 का अमेंडमेंट ला करके भी 2014 में वहां बैठने के लिए मजबूर हो गए। इससे काम नहीं चलने वाला। और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि लिप सर्विस नहीं रियल सर्विस की है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रिपल तलाक तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया था कि लगाना चाहिए। भारत की जनता लगाना चाहती थी। आपकी सरकार, यूपीए की सरकार 10 साल बैठी रही, आप नहीं लगा सके। क्या तकलीफ थी जो नहीं लगाई गई? क्या वो रेट्रोग्रेटिव स्टेप था ट्रिपल तलाक हटाना, या प्रोग्रेसिव स्टेप था? हमारे नासिर साहब कहते हैं कि वी वुड नॉट लाइक टू रिमेन सेकंड ग्रेड सिटीजन। यू मेड द इंडियन मुस्लिम लेडीज सेकंड ग्रेड सिटीजन्स, यू मेड इट। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम पर भी नड्डा ने जवाब दिया। कहा कि दान देने वाला प्रमाणिक तो होना ही चाहिए। वक्फ बाय यूजर, ओनली डिक्लेरेशन ऑफ एंडाउमेंट अलाउड, एंड द डोनर्स मस्ट बी practicing Muslims for at least 5 years. अब मैं कहना नहीं चाहता ये क्यों, इसके पीछे कोई मैं धार्मिक विषयों को छेड़ना नहीं चाहता,
अनकंफर्टेबल बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हां, जो देने वाला है वो जेन्युइन तो होना चाहिए ना, और उसकी जेन्युइननेस को देखने के लिए एक पैमाना ये है कि वो प्रैक्टिसिंग इस्लाम होना चाहिए। हमने सीसीटीवी का कैमरा तो लगाया नहीं है, वो बोलेगा कि हम इस्लाम मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, वहां के मुल्ला बोलेंगे तो हो जाएगा। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि यूपी में लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। संभल में ईद के दिन अधिकारी हाथ में रिवॉल्वर लेकर घूम रहे थे। जब ये स्थिति हो जाए तो आप अच्छे मन से भी बिल लेकर आएंगे तो लोगों को भरोसा नहीं होगा। आपने टेलीविजन पर देखा होगा नड्डा साहब कि संभल मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, लोकसभा का मैं सदस्य वहां से रहा हूं। ईद के दिन जब लोग नमाज पढ़ रहे थे तो बाहर अधिकारी नंगी हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए घूम रहे, फोर्स के साथ। जहां शांति की बात होती है, जब ये माहौल प्रदेश में कहीं हो जाए तो आप किसी अच्छे मन से भी अगर कोई बिल लाएंगे जिसमें इन्वॉल्व माइनॉरिटी होगी, उनको भरोसा हो ही नहीं सकता। निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि प्रॉपर्टी मेरी, चैरिटी में देना चाहता हूं, आप क्यों आपत्ति जता रहे हैं? साहब कि ये केवल कहना कि मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है? और ये भी कहना कि मुसलमान को पहले 5 साल मुसलमान बने फिर तय करना होगा कि तुम वक्फ दे सकते हो कि नहीं। अरे भाई, प्रॉपर्टी मेरी, मालकियत मेरी, चैरिटी में मैं देना चाहता हूं, आप कौन होते हो कहने को नहीं दे सकते? ये कौन सा कानून है? कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बिल को संविधान विरोधी बताते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री और गृह मंत्री पर असत्य बोलने का आरोप लगाया। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सभापति महोदय, सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूं इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद अब उस कब्र से भी सदाएं आए कि ये कब्र मेरी कब्र है, ये सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली ये सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। आज पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस एपिसोड में इतना ही। अभी 8 बजे जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, राज्यसभा की कार्रवाई जारी है। हो सकता है आज भी लोकसभा की तरह राज्यसभा की भी कार्यवाही देर रात तक चले। जो भी अपडेट्स होंगे खबर गांव आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए खबर गांव के साथ।